नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस में। और हम हैं लाइव, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंडियन फिलॉसफी का लेक्चर नंबर 3, जिसमें दोस्तों हम आज दर्शन के स्वरूप के बारे में बातचीत करेंगे। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, जल्दी से लाइव आ जाओ और देन शुरू करते हैं हमारी अपनी क्लास। और अगर आप जुड़ चुके हैं लाइव क्लासेस से तो लाइव चैट को प्राइवेट के बजाय कर लीजिए ऑल, ताकि हम सब आपस में इजीली कनेक्ट हो सके। जल्दी से आ जाओ भाई। एंड देन तब तक मैं रेडी कर लेता हूं अपनी क्लास को। तो जल्दी से आ जाओ और फिर क्लास को शुरू करते हैं। तो मुश्किल से हम बस 1 मिनट रुकने वाले हैं, बहुत मुश्किल से 1 मिनट रुकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वी आर लेट और हमें हर हालत में आज काफी सारी पढ़ाई जो है वो करनी है। चलिए, तो जल्दी से जुड़ जाइए भाई। और अगर आप जुड़ गए हैं तो प्लीज मुझे बता दीजिए कि आप जुड़ चुके हैं। देन फिर हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। चलिए, और अगर आप जुड़ जाते हैं तो प्लीज मुझे बता दीजिए कि क्या ऑडियो और वीडियो आप तक सही तरीके से आ रहा है। एंड देन फिर हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। और देखिए, हमने पिछले लेक्चर में बात ये की थी कि हमें यूनिट 1 में फिलॉसफी पढ़नी है और हमारा यूनिट 1 फिलॉसफर वाला टॉपिक है। लेकिन फिलॉसफर को पढ़ने से पहले हमें दर्शन को समझना पड़ेगा। दर्शन को समझना पड़ेगा कि दोस्तों आखिरकार फिलॉसफी चीज क्या होती है, फिलॉसफी एक कैसा विषय है, ये हमें समझना पड़ेगा। और हमने पिछली क्लास में बातचीत ये की थी दोस्तों कि फिलॉसफी को 2 भागों में हम देख सकते हैं। एक हम देख सकते हैं भारतीय दर्शन के रूप में, और एक देख सकते हैं हम विदेशी दर्शन, यानी कि जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसके रूप में। भारतीय दर्शन कहता है दर्शन क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, मैं केवल एक शॉर्ट रिवीजन करवा रहा हूं। दृश्यते अन्येन इति दर्शनम, मतलब दृश्यते अन्येन मतलब जो दिखाई देता हो। कैसे दिखाई देता हो? सूक्ष्मता के साथ, प्रज्ञा के साथ, मतलब कि बुद्धि के साथ, तार्किकता के साथ जो आपको दिखाई देने वाला ज्ञान है, वही क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। ये भारतीय दर्शन कहता है। जबकि विदेशी दर्शन क्या कहता है? विदेशी दर्शन कहता है कि फिलॉसफी शब्द फिलास और सोफिया से बना है, जहां पर फिलास का मतलब होता है प्रेम, लगाव, अनुराग, एफेक्शन, लव, और सोफिया का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान के प्रति जो आपका अनुराग है, ज्ञान के प्रति जो आपका प्रेम है, वो कहलाता है दर्शन। और यहीं से इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंसेस भी हमने देखा था। खैर, हमने ये देखा था कि भारतीय दर्शन हो चाहे विदेशी दर्शन हो, दर्शन के इस पेड़ की 4 शाखाएं हैं। पहला है एपिस्टेमोलॉजी, जहां हम ये देखते हैं कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान की खोज करना ज्ञान मीमांसा कहलाता है। दूसरा हमने देखा था मेटाफिजिक्स, यानी कि तत्व मीमांसा, भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त करना। दोस्तों, भौतिक जीवन में दुनिया क्या होती है, आत्मा क्या होती है, ब्रह्म क्या होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा कहलाता है। आज हम डिटेल में देखने वाले हैं इन सब चीजों को, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा था तीसरी जो ब्रांच होती है वो एथिक्स कहलाती है, जिसमें हमने मोरालिटी को शामिल किया था। और चौथी होती है सोशियो पॉलिटिकल थिंकिंग, मतलब सामाजिक और राजनीतिक चिंतन, जिसमें हम सामाजिक मानदंडों की बातचीत किया करते हैं, ठीक है। 1 सेकंड बस रुकिएगा, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके। इसके अलावा दोस्तों हमने ये भी देखा था कि भारतीय दर्शन और विदेशी दर्शन में मूलतः अंतर क्या है। देखिए भाई, इंडियन फिलॉसफी जो है यह आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में ज्यादा बात करती है। ये कहती है कि हमारा दृष्टिकोण व्यवहारिक है, हम जीवन और जीवन में दुख क्या है इसके बारे में खोज कर रहे हैं। और जिस दिन हमें यह पता चल जाएगा उस दिन हमें आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा और हमें आध्यात्मिक सुख मिल जाएगा, और वो सुख हमेशा रहता है। और ये सही बात भी है ना। मैंने कल बहुत अच्छे से आपको ये सब समझाया था, आज केवल रिवीजन। विदेशी दर्शन भौतिकवादी दर्शन है और इसका दृष्टिकोण काफी ज्यादा सैद्धांतिक है। ये कहता है कि भाई भौतिक जीवन के सुख को प्राप्त करो, मजे करो, संसारिक आनंद प्राप्त करो, संसार की जो चीजें उसका उपभोग करो, कंजम्पशन करो, चिल रहो, ठीक है। टेम्पररी प्लेजर की ये बात करता है। और इसलिए भारतीय दर्शन और विदेशी दर्शन काफी अलग हो जाते हैं। अब देखिए भाई, आज की क्लास यहां से
शुरू हो रही है। जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दो पहले। यार मुझे ना पता ही नहीं चलता है कि कौन कौन जुड़ गया, एक बार बता तो दिया करो। और ये भी बताओ कि क्या तुम्हें पिछली क्लास अच्छे से समझ में आई थी। अगर कोई डाउट है तो फिर डाउट पूछ लिया करो, ठीक है। चलो, और हम आज की इस क्लास को शुरू करने वाले हैं। और दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो दर्शन है, अगर हमें दर्शन को अच्छे से पढ़ना है, अगर हमें फिलॉसफी को अच्छे से समझना है, तो हमें पहले इसकी ब्रांचेस को समझना पड़ेगा ना। कोई बात ही नहीं है, अगर हम ब्रांचेस को नहीं समझेंगे तो फिर कैसे समझ में आएगा। तो हमने कहा था दोस्तों, ये जो दर्शन है इसकी 4 शाखाएं होती है। इसकी कितनी शाखाएं होती है? 4। और इन्हीं 4 ब्रांचेस के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। पहली जो ब्रांच है क्या कहलाती है? ज्ञान मीमांसा कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? ज्ञान मीमांसा कहलाती है। इंग्लिश में हम इसे एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और आज इन्हीं सब के बारे में बातचीत होगी, कल भी इन्हीं के बारे में बातचीत होगी। दूसरी कहलाती है तत्व मीमांसा। और देखिए, बाकी सब्जेक्ट एक तरफ, फिलॉसफी एक तरफ। फिलॉसफी बहुत इत्मीनान से पढ़ने का विषय है। चाय वाय लेके बैठ जाया करो और चिल होकर बैठा करो, सिर्फ सुना करो। और चैट में अगर कोई डाउट है तो पूछ लिया करो। तत्व मीमांसा मतलब मेटाफिजिक्स। तत्व मीमांसा मतलब मेटाफिजिक्स। तीसरी है भाई नीति मीमांसा, या उसको हम कहते हैं नीति शास्त्र। क्या बोलते हैं? नीति शास्त्र बोलते हैं, एथिक्स कहते हैं हम उसे। क्या कहते हैं? एथिक्स। और चौथी है दोस्तों, चौथा होता है सामाजिक राजनैतिक चिंतन। क्या होता है? सामाजिक राजनैतिक चिंतन, मतलब कि सोशियो पॉलिटिकल थिंकिंग। सोशियो पॉलिटिकल थिंकिंग। देखिए, ये 4 ब्रांचेस हैं किसकी? दर्शन की। मतलब अगर कोई दार्शनिक होगा, जैसे हमने कहा भैया हमें एक दार्शनिक को पढ़ना है, तो उस दार्शनिक ने अपनी ज्ञान मीमांसा में क्या कहा, तत्व मीमांसा में क्या कहा, और नीति और सामाजिक मीमांसा में क्या कहा, ये हम देखेंगे। कहा है तो बात करेंगे। हो सकता है किसी दार्शनिक ने बात ही ना किया हो, केवल 2 पर बात की हो। सबका अपना फेवरेट टॉपिक भी हो सकता है। तो जिस दार्शनिक में जो बातें रहेगी वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल मोटा मोटा हम बातचीत कर चुके हैं, अब हम डिटेल में बातचीत करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले हम बातचीत करने जा रहे हैं ज्ञान मीमांसा पर। हमारी जो पहली चर्चा हो रही है वो हो रही है किस पर? ज्ञान मीमांसा पर चर्चा होगी हमारी, कि ज्ञान मीमांसा क्या होती है। और देखिए, सिलेबस में ये सब कहीं नहीं लिखा है, लेकिन वही बात है कि अगर आपको टॉपिक्स को अच्छे से समझना है, अगर आप चाहते हो कि आपको फिलॉसफी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, तो फिर आपको पहले एक प्रैक्टिस करनी होगी, या मैं कह रहा हूं कि पहले आपको ये तय करना होगा कि हम ये देख लें कि किस तरीके से दर्शन का स्ट्रक्चर होता है। तो एपिस्टेमोलॉजी इसे हम कहते हैं। और अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं कि भाई आखिरकार ये जो ज्ञान मीमांसा है ये क्या होती है, तो दोस्तों ये जो ज्ञान मीमांसा है ना, इसका अगर मैं शाब्दिक अर्थ निकालूं तो ज्ञान की खोज करना। क्या करना? ज्ञान की खोज करना ही कहलाता है? ज्ञान मीमांसा कहलाता है। ज्ञान की खोज करना ही ज्ञान मीमांसा कहलाता है। अब आप कहोगे सर ये कैसी बात हुई, ज्ञान की खोज करना कैसे ज्ञान मीमांसा कहलाता है? दोस्तों देखिए, मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। हम बहुत ही क्यूरियस हैं। हम हर एक चीज, हर एक विषय को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जब आप दर्शन को और गहराई में पढ़ोगे तो आप ये पता करोगे कि आत्मा जो होती है ना, आत्मा का जो मूल गुण है वो है ज्ञान। आत्मा को ज्ञान चाहिए। हम कहते हैं हमारी आत्मा तृप्त नहीं हो रही। आत्मा तृप्त होती है ज्ञान से। पढ़ाई करने के बाद, चीजों को जानने के बाद आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो सेटिस्फैक्शन कपड़े पहनकर, पार्टी में जाकर, अवार्ड लेकर ये नहीं मिलने वाला। इसलिए लोग किताबें पढ़कर बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हम किसी भी प्रकार के नॉलेज की बात करें, है ना, चाहे वो फिल्मों का नॉलेज हो, चाहे वो संगीत का नॉलेज हो, चाहे वो गॉसिप क्यों ना हो, पॉलिटिकल नॉलेज क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हमें अच्छी लगती है, क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का जो मूल गुण है, वो माना गया है ज्ञान, है ना। आप बिना इंफॉर्मेशन के बहुत ही बेचैन हो जाओगे।
अगर सुबह से शाम तक आपको कोई इंफॉर्मेशन ना दी जाए, एक कमरे में आपको कह दिया जाए कि आप बंद हो जाइए और आपके साथ कोई बातचीत नहीं होगी, आपके साथ कोई फोन और कोई इंटरनेट नहीं है आपके पास, आप पागल हो जाएंगे। किताबें भी नहीं पढ़नी है, आप खाली बैठना है, असंभव है ये। क्योंकि हम लोगों से विचार साझा करते हैं और विचारों में ज्ञान होता है। तो बात वही है कि हमारा जो आत्मा का मूल गुण है वो है ज्ञान, और ज्ञान की खोज करना। दोस्तों देखिए, जब हम ज्ञान की खोज करते हैं तो कुछ मूलभूत प्रश्न हमारे सामने आते हैं। कुछ मूलभूत प्रश्न हमारे सामने आएंगे। पहला, कि दोस्तों ज्ञान क्या होता है। पहला तो प्रश्न ये है कि ज्ञान आखिरकार होता क्या है, यानी कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। दूसरा दूसरा हमारे सामने ये सवाल आता है कि ज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या है, कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या होते हैं। देखिए, यहां पर ज्ञान का मतलब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं है। यहां पर हम एक ऐसे ज्ञान की बात कर रहे हैं जो हमारे जीवन के दुखों को खत्म कर सके, ठीक है, जीवन की समस्याओं को दूर कर सके, हमें आध्यात्मिक सुख प्रदान करने वाला ज्ञान ही ज्ञान माना जाता है। ये नहीं कि हम जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम जो मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं, हम उसे ज्ञान मान लें। ये तो सांसारिक सुख का ज्ञान है। ये जो हमें सिलेबस में चीजें सिखाई जा रही है, ये सब क्या है, ये नौकरी करने के लिए बनाया गया ज्ञान है। ये ज्ञान केवल हमें पैसे कमाना सिखाता है। ये ज्ञान हमें पैसे खर्च करना, सांसारिक सुख भोगना सिखाता है। इसमें अध्यात्म की क्या बात है। आपकी पढ़ाई क्या आपको आध्यात्मिक बनाती है? क्या आपकी पढ़ाई आपको बताती है कि मोक्ष कैसे मिलेगा, जीवन के दुख कैसे खत्म होंगे? नहीं। अब देखिए, अलग अलग थ्योरी है। अगर आप वेस्टर्न फिलॉसफी को मानते हैं तो वेस्टर्न फिलॉसफी तो कहता है कि आप पैसों से सब कर सकते हो। लेकिन भारत में आपको एक रील बार बार वायरल होती हुई दिखेगी जिसमें क्या कहा जाता है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस। पैसों से खुशी नहीं मिल सकती, पैसों से आनंद नहीं मिल सकता। अल्टीमेटली हाँ, हो सकता है आप बेहतर कपड़े खरीद लें, बेहतर कार खरीद लें, बेहतर घर बना लें, बेहतर सोसाइटी बिल्डअप कर लें, लोग आपको फॉलो करें, लेकिन लेकिन वो सब टेम्पररी है। हमने बात किया है ये सब। ऐसे सुख अस्थायी होते हैं। दर्शन कहता है कि ज्ञान वो ज्ञान होता है जो आपके जीवन के उन सभी दुखों को दूर कर सके जो कि अल्टीमेटली इस दुनिया में हर जीव को भोगने पड़ते हैं, ठीक है। वो ज्ञान है, तो वो क्या होता है हम उसे पता करना पड़ेगा। उसे कैसे प्राप्त करते हैं, उसके साधन क्या है, वो हमें प्राप्त करना है। क्या बात समझ में आ रही है? और तीसरा कि दोस्तों ज्ञान की सीमा क्या होती, कितना ज्ञान प्राप्त करना जरूरी, ज्ञान की सीमा कितनी है, ज्ञान कितना होता है, हम उसको कब तक प्राप्त करते रहें। बहुत सारे सवाल हो सकते हैं एक जिज्ञासु व्यक्ति के मन में, और इसी सब की खोज करना ज्ञान मीमांसा कहलाता है। इन्हीं सब चीजों की खोज करना क्या कहलाता है, ज्ञान मीमांसा कहलाता है। अर्थात ज्ञान क्या होता है, ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, ज्ञान कितना होता है, कब तक उसे प्राप्त करना है, इन सब चीजों के बारे में खोज करना, जानना, जिज्ञासु होना ही एपिस्टेमोलॉजी कहलाता है। अर्थात दर्शन की वह शाखा, दर्शन की वह शाखा, ऐसी ब्रांच जो आपको ज्ञान और ज्ञान के बारे में खोज करवाती है, ज्ञान मीमांसा कहलाती है, ठीक है। जैसे अगर आप एक सैनिक हैं तो सैनिक को युद्ध करने से पहले यह चेक करना चाहिए कि उसके हथियार कैसे हैं। ऐसे ही एक दार्शनिक को दर्शन के पहले यह जानना चाहिए कि उसके हथियार अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के तरीके उसके कैसे हैं। अगर तरीका गड़बड़ रहेगा तो आप कभी भी वो ज्ञान एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, वो ज्ञान नहीं ले पाओगे जो ज्ञान आपको चाहिए था, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है? तो तरीका बहुत ज्यादा जरूरी है और वो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। अब आगे की बातचीत करते हैं। भाई देखिए, ये जो एपिस्टेमोलॉजी है, ये जो ज्ञान मीमांसा होती है, अब इस ज्ञान मीमांसा के भी दो तरीके हो सकते हैं, या इस ज्ञान मीमांसा के दो वर्जन हो सकते हैं, दो स्वरूप हो सकते हैं। दोस्तों ज्ञान मीमांसा यानी कि वही आपका एपिस्टेमोलॉजी, इस एपिस्टेमोलॉजी के दो हमें हिस्से देखने को मिलते हैं। इसका एक हिस्सा अलग है और दूसरा हिस्सा अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था कि दर्शन के दो भाग हो जाते हैं। भारतीय दर्शन यानी कि इंडियन फिलॉसफी अलग बातचीत करती है। दोस्तों भारतीय दर्शन जो है वो कहता है ज्ञान मीमांसा में ज्ञान प्राप्त करने के जो तौर तरीके हैं वो अलग होते हैं, ठीक है।
और जो विदेशी दर्शन है, जो यूनानी दर्शन है या जो यूरोपियन दर्शन है, हमारे लिए तो सब विदेशी हो गया। तो जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, वेस्टर्न जो दर्शन है, वो अलग बातचीत करता है। इंडियन फिलॉसफी अलग बातचीत करती है और जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो अलग बातचीत करती है। भारतीय दर्शन, हालांकि मैं आपको पिछले वाले लेक्चर में ही पढ़ा चुका हूं, पर अब यहां पे रिवीजन भी हो जाएगा। भारतीय दर्शन कहता है कि ज्ञान ज्ञान वह होता है ज्ञान वह होता है जो आध्यात्मिक सुख दिलवाए आपको। ज्ञान उसे माना जाएगा जो आपको आध्यात्मिक सुख प्रदान करता हो या आध्यात्मिक सुख प्रदान करवाता हो करता हो अर्थात अर्थात आपको मोक्ष दिलवाने में सहायक हो। क्या हो? मोक्ष में क्या हो? सहायक भूमिका निभाता हो, यानी ऐसा नॉलेज जो आपको मोक्ष दिलवाता हो। मोक्ष क्या होता है दोस्तों? देखो, हमें ना बचपन से ही कहा गया है कि भाई हमारी जो आत्मा है वो शरीर बदलती रहती है। हम इसके पहले भी धरती पे आ चुके हैं, इसके बाद भी धरती पर आएंगे, और ये जन्म और मरण का चक्र है। आदमी जीवन लेता है, जीवन जीता है, मरता है, उसके बाद आत्मा नया जीवन जो है वो फिर से लेकर इस धरती पर आ जाती है, और ये जीवन मरण का चक्र चल रहा है। और यही दुख माना गया है इस पूरे के पूरे दर्शन में, क्योंकि आप बार बार मर रहे हो, बार बार जी रहे हो। मतलब वही है, अगर मैं आपको कहूं कि आप बार बार 10th क्लास पढ़ते रहिए, 10th क्लास पढ़िए, फिर पास हो जाइए, फिर पढ़िए, फिर पास हो जाइए, तो आप कहोगे सर ये तो दुख है, ये तो समस्या है, ये तो तकलीफ है, क्यों परेशान कर रहे हो? एक ही क्लास कब तक पढ़ूं, एक ही चीज कब तक भोगूं, एक ही चीज कब तक करता रहूं? ऐसे ही दोस्तों दर्शन में दार्शनिक कहते हैं कि आप बार बार धरती पर आ रहे हो, वही कर रहे हो, वही पेट भरना, वही बच्चे पालना, वही जीवन करना। इनफैक्ट अगर इंसान बन गए तो आप शादी विवाह ये वो इनके बारे में सोचते हो, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर बार धरती पर आओगे तो इंसान बनने का मौका मिलेगा। जानवर भी तो बन सकते हैं हम हर बार, और जानवर बन गए तो एक जानवर की लाइफ क्या है? जानवर केवल अपने जान के बारे में सोचता है, इसलिए तो वो जानवर है। उसे केवल अपने आप को बचाना है, तो वो बस भोजन की तलाश में रहता है, सुबह से लेकर शाम तक भोजन की तलाश में रहता है, संसारिक सुख भोगता है और अपने आप को बचाए रखता है वो अपने से बड़े जानवर से। सिंपल, उसका यही है, केवल सर्वाइवल, इसके अलावा वो कुछ नहीं सोचता है। हाँ, इंसान बन गए तो फिर आपके पास एक अलग चेतनशीलता है, अलग कॉन्सियसनेस है, तो आप बहुत सारे काम कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप मनुष्य बनोगे। तो वही दर्शन कहता है कि ये दिक्कत है, बार बार जीवन और मरण का जो चक्र है वो बुरा है। उससे बेहतर है कि इतने अच्छे कर्म कर लो, इस बात को जान जाओ कि आपको दोबारा धरती पे ना आना पड़े। तो एक बार आपकी आत्मा यहां से निकलेगी और वो सीधे परमात्मा में मिल जाएगी, और वही मोक्ष होता है। भारतीय दर्शन कहता है ऐसा। तो भारतीय दर्शन कहता है कि ज्ञान वो होता है जो आध्यात्मिक सुख उपलब्ध करवाता है और मोक्ष दिलवाने में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? मोक्ष दिलवाने में सहायक होता है। और ये ऐसा नॉलेज होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होता है, यानी कि यह भ्रम रहित होता है। ठीक है। और दोस्तों ऐसे ज्ञान को भारतीय दर्शन में प्रमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रमा। अगर अब अगली बार से मैं आपको प्रमा कहूं तो प्रमा का मतलब है रियल नॉलेज। रियल नॉलेज मतलब वास्तविक ज्ञान। अब देखो, इस दुनिया में दो प्रकार के नॉलेज है। भारतीय दर्शन क्या कहता है? भारतीय दर्शन कहता है इस दुनिया में दो प्रकार के नॉलेज हैं, एक है प्रमा और एक है अप्रमा। गलत कुछ नहीं है, सही दोनों है, लेकिन प्रमा रियल नॉलेज है और अप्रमा जो है वो अनरियल नहीं है। ऐसा नहीं है कि होता नहीं है टेम्पररी है। कैसा है? टेम्पररी नॉलेज है। मतलब प्रमा स्थायी ज्ञान है। एक बार अगर आपको प्रमा मिल गया तो फिर आपको इस दुनिया की असलियत समझ में आ जाती है कि ये दुनिया सिर्फ एक खेल है, सब मोह माया है। ठीक है, ये प्रमा है। जिस दिन देखो, केवल बोलना कि सब मोह माया है ये नहीं है प्रमा। रियलाइजेशन हो जाना, आपको रियलाइज हो गया कि हाँ यार, सब आपको कुछ पता चल गया कि यार कुछ नहीं रखा है इसमें, ये प्रमा है। तो फिर आप धीरे धीरे इस दुनिया से मुक्त होने लगोगे, धीरे धीरे इस दुनिया से आप वैराग्य की तरफ चले जाओगे और अंतोगत्वा आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे। ये प्रमा है। तो प्रमा वो है जो तुम्हें मोक्ष दिलवाता है। और अप्रमा दोस्तों, ये जो मटेरियलिस्टिक नॉलेज है, ये जो संसारिक ज्ञान है, संसारिक ज्ञान मतलब
यही दुनिया भर का ज्ञान जो हमारे पास है, दुनिया भर का ज्ञान जो हमारे पास है कि मेकअप कैसे करते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, है ना, लोगों से कैसे बातचीत करते हैं, काम कैसे करते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं, शादी विवाह क्या होता है, सामाजिक बंधन क्या होते हैं, ये जो नॉर्मल जो चीजें हैं जो हम आम तौर पर हमारे जीवन में जीते हैं, ये होता है हमारा आपरमा। इसका कोई महत्व नहीं है दर्शन में, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला। आप अगली बार फिर धरती पे आओगे और फिर से यही सब करते रह जाओगे। इसलिए इसे कहा गया है आपरमा, मतलब कि टेम्पररी नॉलेज। तो हम दर्शन में प्रमा की बात करते हैं। प्रमा का मतलब है, देखिए यही तो हम बात कर रहे थे कि ज्ञान मीमांसा में ज्ञान क्या है। तो भारतीय दर्शन कहता है कि प्रमा ज्ञान है। प्रमा क्या होता है? ज्ञान होता है। प्रमा क्या होता है? ज्ञान होता है। अप्रमा ज्ञान नहीं होता। जैसे देखिए, आज हम दर्शन को एक तरफ रखते हैं, हम थोड़ा अलग बात करते हैं। आज अगर हम ये बातचीत करें कि भाई आज हमें अगर एमपीपीएससी निकालना है, एमपीपीएससी में सेलेक्ट होना है, तो सिलेबस के अंदर का जितना भी नॉलेज है वो हमारे लिए प्रमा हो गया, ज्ञान हो गया, क्योंकि वो हमें सिलेक्शन दिलवाने में मदद कर रहा है। इसके इतर अगर किसी को कोई ज्ञान है तो वो ज्ञान तो है, लेकिन हमारे लिए वो ज्ञान नहीं है। अब किसी को पेंटिंग आती है, किसी को गाना बजाता आता, किसी को डांस आता, किसी को क्रिकेट खेलते आता, भाई वो भी नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज तो एमपीपीएससी में काम नहीं आने वाला, तो इसलिए वो हमारे लिए फिर नॉलेज नहीं हुआ। दर्शन का उद्देश्य है जीवन के दुखों को समाप्त करना। और जीवन में दुख कैसे खत्म होगा? अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसफी, बिना मोक्ष के आप दुख से दूर नहीं हो सकते। जितने बार धरती पे आओगे उतनी बार तकलीफ होगी, और मोक्ष प्राप्त करने में सहायक ज्ञान ही ज्ञान माना जाएगा, और उसे हम प्रमा कहते हैं। तो प्रमा ये पता करना ही ज्ञान मीमांसा है। क्या बात समझ में आ गई? अब देखिए ये क्या कहता है, विदेशी दर्शन क्या कहता है भाई? विदेशी दर्शन कहता है, विदेशी दर्शन भी ज्ञान की बात करता है, लेकिन विदेशी दर्शन ये कहता है, विदेशी दर्शन ये कहता है कि ऐसा ज्ञान जो आपको सांसारिक सुख उपलब्ध करवाए। क्या उपलब्ध करवाए? सांसारिक सुख उपलब्ध करवाता हो, सांसारिक सुख जो है प्रदान करता हो, वो ज्ञान है। मतलब ऐसा ऐसा ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो आपके जीवन को सरल बनाता हो, जीवन को क्या करता हो? सरल बनाता हो। ये आफ्टर लाइफ की बात नहीं करते। ये लोग ये नहीं कहते कि इन्हें मरने के बाद स्वर्ग चाहिए या चाहिए। ये लोग कहते हैं जब जिंदा है, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक अगर कोई नॉलेज हमारी लाइफ को सिंपल बना रहा है। सिंपल सी मैं बात करूं तो साइंस, आपने कोई मशीन बना ली, वॉशिंग मशीन बना ली, जीवन सरल हो गया। गाड़ी बना ली, जीवन सरल हो गया। फोन बना लिया, सरल हो गया। आपको इस तरीके की क्या पॉलिटिक्स आपने कर ली, जीवन सरल हो गया। आपने इंजीनियरिंग सीख ली, आप सिविल सर्विस में चले गए, आपकी इनकम होने लगी, तो आपके पास जो नॉलेज है वो आपकी लाइफ को सिंपल कर रहा है, सरल कर रहा है। तो ये हो गया आपका ज्ञान। ये क्या हो गया? आपका ज्ञान। इसे वो सीधे क्या कह देते हैं? नॉलेज। इसे वो सीधे क्या कहते हैं? नॉलेज कहते हैं, ज्ञान ही कहते हैं वो। इसे अलग कुछ नहीं कहते। और देखिए देखिए इसमें भ्रम होता है, कोई बात ही नहीं, इसमें भ्रम ही भ्रम है, ये भ्रम ही भ्रम है इसमें। ये विदेशी दर्शन है। इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय दर्शन आध्यात्मिक है और विदेशी दर्शन भौतिकवादी। अगर मैं एक एक शब्दों में कहूं, एक एक शब्दों में कहूं, तो मैं एकदम सिंपल सी बातचीत आपसे कर रहा हूं भाई। भारतीय दर्शन जो है वो आध्यात्मिक है। भारतीय दर्शन जो है दोस्तों कैसा है? आध्यात्मिक। और जो विदेशी दर्शन है वो कैसा है? भौतिकवादी। देखिए ये बातचीत है भाई। भारतीय दर्शन जो है वो है आध्यात्मिक, और जो विदेशी दर्शन है वो है भौतिकवादी। ये है ज्ञान मीमांसा फिलहाल भारतीय दर्शन और पाश्चात्य या विदेशी दर्शन के। आप इसे पाश्चात्य दर्शन भी कह सकते हो, फॉरेन वेस्टर्न फिलॉसफी भी कह सकते हो, पश्चिम से आया। चलो ठीक है, हमने समझ लिया दर्शन क्या, दर्शन के अंतर्गत कि ज्ञान क्या होता है। ज्ञान मीमांसा में हम क्या पता करते हैं? ज्ञान क्या है, हमने पता कर लिया। हमने पता कर लिया भारतीय दर्शन में ज्ञान क्या है? प्रमा होता है। विदेशी दर्शन में ज्ञान संसारिक ज्ञान है। अब बात यह है कि ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या है, कैसे ज्ञान हम प्राप्त करें। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि ज्ञान हम कैसे प्राप्त करें। अब देखिए अगला हमारा ज्ञान प्राप्ति के साधन।
ज्ञान प्राप्ति के साधन का मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, आपके इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, आप कैसे ज्ञान प्राप्त करोगे। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई आपको सिविल सर्विस निकालना कैसे करोगे, तो आपको पता है कि अपना प्लेनेट है, अपना प्लेनेट में आ जाओ, यहां सब मिल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या है। अब फिर से दो बातें, दो विभाजन विभाजन हो जाएगा, दो विभाजन हो जाएगा। क्या विभाजन हो जाएगा भाई, इंडियन फिलॉसफी अलग तरीके बताएगी, भारतीय दर्शन अलग तरीके बता रहा है, और विदेशी दर्शन यानी कि पाश्चात्य दर्शन, वेस्टर्न फिलॉसफी अलग बातें बता रहा है। दोनों अलग अलग बातें बताते हैं, ठीक है। उससे पहले एक बात को यहां समझिए, उससे पहले एक बात को यहां पर समझिए, है ना। ज्ञान प्राप्ति के जो साधन होते हैं, ज्ञान प्राप्ति के साधन को प्रमाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रमाण कहा जाता है। ये प्रमाण क्या होता है, प्रमाण वो होता है जो प्रमा उपलब्ध करवाए, प्रमा प्राप्त करने के साधन क्या कहलाते हैं, प्रमाण कहलाते हैं। चलिए इसको ना ऐसे नहीं करते हैं भाई, बेहतर है कि हम इसको यहां ना लिखकर चीजों को और व्यवस्थित कर लें। चलें देखिए, सिंपल बातचीत कर लेते हैं। क्या बातें समझ में आ रही है भाई, क्या बातें समझ में आ रही है, कौन कौन जुड़ चुका है। ओके, गुड गुड गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, क्या भारतीय दर्शन क्या कहता है। देखिए भारतीय दर्शन सिंपल सी बात करता है, भारतीय दर्शन कहता है कि भाई ज्ञान तो वही होता है जो प्रमा है, बाकी अगर तुम्हें फालतू का जो भी ज्ञान है, खाना बनाना, कपड़े धोना, ये वो दुनिया भर की चीज है, वो है ज्ञान, लेकिन वो मोक्ष वोक्ष नहीं दिलवाने वाला, उसको आपरमा कह देते हैं, आपरमा, फालतू ज्ञान। तो प्रमा की बात होती है। भारतीय दर्शन कहता है कि प्रमा प्राप्त करने के साधन प्रमाण कहलाते हैं। प्रमा प्राप्त करने के जो साधन हैं, प्रमा प्राप्त करने के जो साधन है भाई, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, वो कहलाते हैं प्रमाण। क्या कहलाते हैं, प्रमाण। कल को अगर आपसे कोई पूछे कि प्रमाण क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रमाण ऐसा तरीका है जो आपको क्या उपलब्ध करवाता है, प्रमा उपलब्ध करवाता है, मतलब रियल नॉलेज बताता है। और देखिए भारतीय दर्शन कहता है कि प्रमाणों की संख्या 6 होती है। भारतीय दर्शन कहता है कि प्रमाण कितने होते हैं, 6। प्रमाण कितने होते हैं, 6 होते हैं भाई, ठीक है। 6 प्रमाण होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, फिर मैं आपको उनको डिटेल में बताऊंगा। 6 प्रमाण होते हैं दोस्तों। पहला कहलाता है प्रत्यक्ष। पहला प्रमाण क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष। इसे इंग्लिश में कहते हैं परसेप्शन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, परसेप्शन। पहला ज्ञान क्या कहलाता, पहला ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष। क्या ये बात समझ में आ रही, प्रमाण क्या होता है। मैं कह रहा हूं भाई, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो आप अलग अलग तरीके से जा सकते हो। कुछ लोग पैदल चले जाएंगे, कुछ लोग साइकिल से चले जाएंगे, कुछ लोग जो हैं वो कार से चले जाएंगे, कुछ लोग बस से चले जाएंगे। जा तो सब वहीं रहे, तो यही तो तरीके हो गए। ज्ञान प्राप्त करने के कई तरीके हो सकते हैं, प्रमा प्राप्त करने के कई तरीके हो सकते हैं। भारतीय दर्शन कह रहा है कि उन तरीकों की संख्या 6 है। इंडियन फिलॉसफी क्या कह रही है, इंडियन फिलॉसफी कह रही है ज्ञान प्राप्त करने के 6 तरीके होते हैं। पहला तरीका परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्ष। क्या होता है प्रत्यक्ष, थोड़ा सा रुकिए, देन फिर हम बात करेंगे। दूसरा जो तरीका है, यानी कि दूसरा जो प्रमाण है, प्रमाण 6 होते हैं। पहला प्रमाण क्या है, प्रमाण को इंग्लिश में प्रमाणा ही बोलते हैं, प्रत्यक्ष यानी कि परसेप्शन। दूसरा होता है अनुमान। उन्होंने कहा भैया अनुमान लगाकर भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, इंग्लिश में कहते हैं इन्फेरेंस। क्या बोलते हैं, इन्फेरेंस बोलते हैं, इन्फेरेंस। अनुमान लगाकर भी ज्ञान मिलता है, और क्यों नहीं मिलता है। इनफैक्ट एक बात बताइए, आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल में लाते हैं, अनुमान। जब भी आप नए दोस्त बनाते हैं तो कैसे जज करते हैं कि यार ये अच्छा व्यक्ति है या नहीं है। क्या उसकी पूरी कुंडली मिलाते हैं, क्या उससे खुद पूछते हैं, क्या उसे परखते हैं, क्या उसका अग्नि परीक्षण करवाते हैं, लाई डिटेक्टर से पॉलीग्राफी टेस्ट करवाते हो, क्या करवाते हो, ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाते हो, नहीं।
अनुमान लगाते हैं। अनुमान है कि व्यक्ति अच्छा है, काम आएगा भविष्य में, हो सकता है ना भी आए, अनुमान गलत भी हो सकता है, लेकिन लाइफ में अनुमान होता ही होता है। फल खरीदने जाते हो, अनुमान लगाते हो, बुक पढ़ते हो, अनुमान लगाते हो कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अनुमान भी तो ज्ञान प्राप्त करने का तरीका हो सकता है, हालांकि यहाँ पे अलग प्रकार के ज्ञान की बात हो रही है, पर अनुमान भी तरीका है। तीसरा तरीका है दोस्तों शब्द। शब्द मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा बोली गई बात, या फिर किसी किताब, ऐसी नॉर्मल किताब नहीं, किसी ऐसी सिद्ध किताब में लिखी गई बात, टेस्टिमनी कहा जाता है इसको, टेस्टिमनी। चौथा है दोस्तों उपमा। उपमा का मतलब होता है कंपेयर। कंपेयर यानी कि आप कंपेयर कर कर भी तो ज्ञान ले सकते हैं। हमने कईयों बार कंपेयर करके ज्ञान लिया। भाई मैंने कहा राधा मुख चंद्र सा सुंदर, राधा जी का जो मुंह था वो चंद्रमा के समान, चेहरा जो था चंद्रमा के समान सुंदर था। ज्ञान मिल गया आपको, आपको समझ में आ गया कि भाई ये बहुत सुंदर चेहरा रहा होगा। क्या बात समझ में आ रही है ना? हमने कहा भीष्म पितामह महाभारत में हिमालय की तरह खड़े थे, तो इससे हमको समझ में आया कि वह एक इतने खतरनाक थे कि उनको उनके पार, हिमालय के पार जाना आसान नहीं था। हिमालय को हटाया नहीं जा सकता, तो भीष्म पितामह को हटाया नहीं जा पा रहा था, खड़े थे एकदम मजबूती के साथ। तो इस तरीके से भी तो ज्ञान कंपेयर करके ज्ञान ले लेते हैं। अगला तरीका, और भी तरीके अभी मैं डिटेल में बात करूंगा इनके बारे में, फिलहाल केवल नाम देखिए। अगला है दोस्तों अनुपलब्धि। अगला क्या है? अच्छा नहीं, पहले है अर्थापत्ति। पांचवा जो तरीका है वो अर्थापत्ति है, और आपने कभी नहीं सुना इसके बारे में। इसे पॉस्टुलेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पॉस्टुलेशन। ये क्या होता है जरा सा रुको फिर बताता हूं, है ना, क्योंकि यहां संभव नहीं है बताना। और अगला होता है अनुपलब्धि, किसी भी चीज का उपलब्ध ना होना। अनुपलब्धि जिसको हम अभाव भी कहते हैं, ये भी एक तरीका है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन कॉम्प्रिहेंसिव। इसे क्या कहते हैं? नॉन कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं। तो दोस्तों ये 6 तरीके हैं। भारतीय दर्शन जो है प्रमा प्राप्त करने के साधन की अगर हम बात करें तो 6 साधन बताता है, जिसे प्रमाण कहते हैं। और ये 6 तरीके बताए गए हैं: परसेप्शन, इन्फेरेंस, टेस्टिमनी, कंपेयर, पॉस्टुलेशन एंड नॉन कॉम्प्रिहेंसिव। हिंदी में प्रत्यक्ष एक तरीका है, अनुमान एक तरीका है, शब्द एक तरीका है, उपमा एक तरीका है, अर्थापत्ति एक तरीका है, अनुपलब्धि एक तरीका है। क्या होती है ये चीजें? पहले यहां चलते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं, फिर वापस आएंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? ज्ञान प्राप्त करने के साधन और भारतीय दर्शन के प्रमाण। और भारतीय दर्शन के प्रमाण में पहला जो प्रमाण हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये क्या है? ये है प्रत्यक्ष। अब थोड़ा सा समझना, प्रत्यक्ष को इंग्लिश में कहा है मैंने परसेप्शन। क्या कहा है? परसेप्शन कहा है। देखिए भारतीय दर्शन कहता है ज्ञान प्राप्त करने का सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब देखिए आपके पास 6 इंद्रियां होती हैं। भारतीय दर्शन कहता है कि आपके पास 6 इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हैं? 6। 6 इंद्रिय कौन कौन सी है भाई? 5 तो आपके पास ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 आपके पास क्या होती है? ज्ञान इंद्रियां होती है, मतलब कि नॉलेज सेंसेस होती है। जैसे आपके पास क्या है? आंखें हैं, आंख है आपके पास, है नाक है आपके पास, कान है आपके पास, जिह्वा मतलब कि जीभ है आपके पास, और त्वचा यानी कि स्किन है आपके पास। ये सेंसरी ऑर्गन है, इन्हीं से हमें नॉलेज मिलता है। और एक आपके पास और प्लस एक आपके पास उभय इंद्रिय है। अब इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा आगे इंतजार करना पड़ेगा, जो कहलाता है मन। मन मतलब कि माइंड। ये 6 इंद्रियां हैं आपके पास, और यही 6 इंद्रियां आपको नॉलेज अवेलेबल करवाती है। जैसे किसी चीज को देखकर आपको नॉलेज मिल जाता है, किसी चीज को सुनकर आपको नॉलेज मिलता है, किसी को टच करके अलग अलग नॉलेज मिल सकते हैं ना। तो भारतीय दर्शन कह रहा है, भारतीय दर्शन क्या कहता है? भारतीय दर्शन कहता है कि इंद्रियों के द्वारा, यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा, इंद्रियों से प्रत्यक्ष तौर पर मिला, इंद्रियों से, अब प्रत्यक्ष तो नहीं लिख सकते, इंद्रियों से सीधे
प्राप्त ज्ञान। हालांकि इसकी जो सही परिभाषा है वो ऐसी आएगी कि इंद्रियों के सन्निघर्षण से या इंद्रियों के घर्षण से जो ज्ञान मिलता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। पर आप छोड़िए, आप सिंपल याद रखिए, इंद्रियों से सीधे मिलने वाला ज्ञान। तो मैंने किसी चीज को देख लिया, सुन लिया, किसी चीज को चख लिया, किसी चीज को स्पर्श कर लिया, मन में किसी चीज को के बारे में ज्ञान मिल गया, ये सब दोस्तों ये प्रत्यक्ष। इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान, सेंसरी ऑर्गन से मिलने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष क्यों ज्ञान है, क्यों साधन है? क्योंकि दोस्तों प्रत्यक्ष भ्रम रहित होता है। कैसा होता है? भ्रम रहित मतलब कि डिल्यूजन फ्री होता है, डिलेमा फ्री होता है। क्यों डिलेमा फ्री क्यों होता है? क्योंकि यह स्थायी होता है, निश्चित होता है। निश्चित मतलब कि डिफाइन, सर्टेन होता है। हमने कहा भाई क्यों होता है? प्रत्यक्ष क्यों भ्रम रहित है? प्रत्यक्ष से मिला ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारतीय दर्शन कहता है प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। भारतीय दर्शन कहता है प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। यहां प्रमाण का मतलब अलग है भाई, ये वाले प्रमाण नहीं है। प्रमाण का मतलब सबूत। प्रत्यक्ष को साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष को साक्ष्य यानी कि सबूत की आवश्यकता नहीं होती है। आप खुद बताइए, क्या प्रत्यक्ष को सबूत की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। अरे जो चीज दिख रही है सामने से, उसमें काहे का डाउट? काहे का डाउट? उसमें डाउट ही नहीं रहता, डाउट फ्री रहता है, स्थायी होता है। मुझे दिख रहा है वो पानी है तो वो पानी है, मुझे दिख रहा है ब्रह्म है तो ब्रह्म है, वो स्थायी है, निश्चित है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका भारतीय दर्शन के मुताबिक क्या है? परसेप्शन, प्रत्यक्ष, इंद्रियों से मिला ज्ञान। इंद्रियों से मिला ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। तो प्रमा प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका भारतीय दर्शन क्या बताता है? भारतीय दर्शन बताता है परसेप्शन, है ना। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। अब इंग्लिश में तो नहीं रह सकता ना भारतीय दर्शन की बातचीत, संस्कृत में रहेगी। तो बीच बीच में अगर आपका इंग्लिश मीडियम भी है तो संस्कृत की लाइन आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, भाई प्रत्यक्ष किम प्रमाणम मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सबूत नहीं देना पड़ता, इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है ये। और इंद्रियों से सीधे मिला ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष के अंतर्गत आएगा, कोई बात ही नहीं। इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कहलाता है। दैट इज सिंपल, दैट इज सॉल्व। ये होता है भाई आपका परसेप्शन, ये होता है आपका परसेप्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा दोस्तों, दूसरा जो तरीका हमने अपनाया था उसमें भारतीय दर्शन का दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है, क्या कहलाता है दूसरा? जल्दी से बताइए। अनुमान। दूसरा क्या कहलाता है? अनुमान, यानी कि इनफेरेंस। देखिए भारतीय दर्शन कहता है कि अनुमान भी अच्छा तरीका हो सकता है। हम हर जगह प्रत्यक्ष का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हर जगह प्रत्यक्ष से ज्ञान नहीं मिल सकता। अनुमान भी ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका है। यह बना है अनुधन मान से। अनुधन मान मतलब प्रत्यक्ष के बाद मिला ज्ञान। अनु का मतलब होता है बाद में, मान का मतलब होता है ज्ञान। प्रत्यक्ष के बाद प्राप्त ज्ञान। कहने का मतलब यह है कि अनुमान हमेशा आप सीधे नहीं लगा सकते। किसी भी चीज का ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो पहले आपको प्रत्यक्ष का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल? मैंने कहा भाई आपको बादल दिख रहे हैं, बादल देखकर, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, बादल देखकर वर्षा का अनुमान आप लगा सकते हो। बादल देखकर वर्षा का अनुमान आप लगा सकते हो। लग गया अनुमान? जीवन में हमने कई बार बादल देखा और अनुमान लग गया कि कुछ घंटों में वर्षा हो सकती है, और फिर हो भी गई वर्षा। हमने कहा गजब यार, हम तो बहुत इंटेलिजेंट, बादल देख के पता लगा लेते हैं कि बरसात होने वाली। ठीक है, कोई बच्चा है बहुत लापरवाह है, वो हम उसको देखकर बता सकते हैं कि वो टॉप तो नहीं करने वाला, उसका सिलेक्शन भी नहीं होगा। आप तो इनफैक्ट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की हरकतें देखकर बता सकते हो कि कितना परसेंटेज बना सकता है। एक रेंज हम बता देते हैं, बेटा तुम 70-75 वाले हो, बेटा तुम वो 55-50 वाले हो, बेटा तुम 90 के ऊपर वाले हो। अनुमान, और वो सही भी निकल जाता है अनुमान।
लेकिन नोटिस करना, क्या बिना बादल को देखकर वर्षा का अनुमान लग सकता है? नहीं। तो बादल क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान। ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष ज्ञान। वर्षा क्या हो गया? अनुमान। यानी अगर आप बादल नहीं देखते तो फिर आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब है कि हमेशा अनुमान प्रत्यक्ष के बाद मिलेगा, हमेशा अनुमान प्रत्यक्ष के बाद लगता है। अनुधनमान प्रत्यक्ष के बाद प्राप्त ज्ञान अनुमान कहलाता है, और यह भी ज्ञान प्राप्त करने का एक बढ़िया तरीका है। कौन कहता है ऐसा? मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहा है? भारतीय दर्शन कहता है। कौन कहता है? भारतीय दर्शन कहता है। भारतीय दर्शन ने कितने तरीके बताए हैं? 6 तरीके बताए। प्रत्यक्ष, अनुमान। तीसरा, दोस्तों देखिए जल्दी जल्दी देख लीजिए, 6 तरीके हैं, फिर तो हमें बार बार ये पढ़ना ही है भाई। तीसरा तरीका भारतीय दर्शन कहता है, तीसरा तरीका है शब्द। और शब्द मतलब टेस्टिमनी। अब देखिए टेस्टिमनी का मतलब है शब्द, और भाई भारतीय दर्शन कहता है कि शब्द भी एक तरीका हो सकता है। और शब्द या तो किसी सिद्ध पुरुष के द्वारा कहे हों। सिद्ध पुरुष हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आप भी जानते हो कि जो भारतीय समाज पितृसत्तात्मक रहा है और इस वजह से पुरुष शब्द आ रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि कोई महिला नहीं हो सकती। तो मैं पुरुष हटा देता हूं भाई। और आज के इस फेमिनिज्म के दौर पर ऐसी जेंडर बेस्ड बातें करना उतना हमें अच्छा भी नहीं लगता। हम यहां पर सिद्ध व्यक्ति लिख दे रहे हैं, अब वो कोई भी हो सकता है। और दूसरा, कोई सिद्ध ग्रंथ हो सकता है। तो किसी सिद्ध व्यक्ति के द्वारा, ये महिला पुरुष जो भी हो, और सिद्ध बुक के द्वारा, सिद्ध किसी किताब के द्वारा, है ना। अगर कोई शब्द प्रस्तुत किया जा रहा हो तो उससे भी ज्ञान मिल सकता है। तो ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका ये भी है। कौन कहता है ये भारतीय दर्शन कहता है। चलें भाई आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर आगे की बात अगर हम करें तो भारतीय दर्शन ने चौथा तरीका क्या बताया है? उपमा। क्या है? उपमा। उपमा मतलब है कंपेयर। अब देखिए भारतीय दर्शन कहता है कि आप तुलना के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या तुलना या सादृश्यता के आधार पर, तुलना या सादृश्यता के आधार पर भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तुलना के आधार पर या सादृश्यता के आधार पर प्राप्त ज्ञान क्या कहलाता है? उपमा कहलाता है। कई बार प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को उपमा के द्वारा ही ज्ञान दिया करते थे। जैसे देखिए हमें किसी छोटे बच्चे को बताना है कि शेर कैसा होता है, और हमारे पास टीवी भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, शेर की फोटो भी नहीं है। अब बच्चे को बताना है कि शेर कैसा होता है, कैसे बताओगे? तो हम उस बच्चे को, अब चूंकि घर के आसपास बिल्लियां होती, हम उस बच्चे को बिल्ली दिखवा देंगे कभी, और कहेंगे बेटा देखो ये बिल्ली है, इसकी जो बनावट है ना, इसको 10 गुना बड़ा कर देंगे अपन, ये बहुत बड़ा हो, ये छोटा है। जंगल में ही ऐसा एक बड़ा जानवर रहता है, बिल्ली जैसे ही है, पंजे भी ऐसे ही हैं, मुंह भी लगभग ऐसी होता है, पूंछ भी ऐसी होती है, बॉडी भी ऐसी होती है ना। कलर अलग होता है, लेकिन हम कहें बेटा कलर अलग होता है, येलो कलर होता है उसका, धब्बे होते हैं उसके शरीर में, कई बार नहीं भी होते हैं, और बड़ा होता है वो, और रहता बिल्ली की जगह ही है। ऐसी ही मूछें होती है, ऐसी आंखें होती है, ऐसे ही वो गुर्राता है। हमने बच्चे को बता दिया। अब जब वो बच्चा जंगल जाएगा और देखेगा तो उसको दिख जाएगा यार ये बिल्ली जैसा बड़ा जानवर है, और ये तो शेर है, तो हेलो बोल के आ जाएगा। ठीक है। अब हमें किसी बच्चे को बताना है कि जेबरा क्या होता है। कैसे बताओगे जेबरा क्या होता है? उसको घोड़ा दिखा देंगे और कहेंगे बेटा घोड़े पे ब्लैक एंड व्हाइट पट्टी हम अगर कर दें, जेबरा जैसा हो जाता है। ये उसको समझ, तो उपमा के द्वारा भी ज्ञान दिया जा सकता है। या मैंने कहा था कि राधा मुख चंद्र सा सुंदर, भीष्म महाभारत में हिमालय की तरह खड़े हैं, ये सब बातें उपमा के द्वारा भी ज्ञान दिया जा सकता है। तुलना के आधार पर भी क्या हो सकता है? ज्ञान दिया जा सकता है। मतलब दो चीजों के बारे में, दो वस्तुओं के बारे में उनके समान गुणों की तुलना की जा सकती है, उनके गुणों की तुलना कर सकते हैं हम, और गुणों की तुलना के आधार पर भी हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा भारतीय दर्शन कहता है। तो ये भी एक तरीका है। अब आगे तो हम बहुत चर्चा करेंगे इस पे। अगला 5वां तरीका भारतीय दर्शन जो बताता है वो कहता है अर्थापत्ति। 5वां तरीका क्या बताता है भारतीय दर्शन? वो कहता है अर्थापत्ति, मतलब कि पॉस्चुलेशन। क्या कहता है? पॉस्चुलेशन कहता है। भारतीय दर्शन कहता है भाई जब दो विरोधी बातें आपको एक साथ बताई जा रही हो, दो
कंट्राडिक्टरी बातें बताई जा रही, दो विरोधी बातें, या ये मैं कह दूं कि दो विरोधी वाक्य एक साथ जब आ रहे हूं या आने पर हम अर्थापत्ति के द्वारा ज्ञान निकाल लेते हैं। अर्थापत्ति मतलब खुद अर्थ की उत्पत्ति करना, खुद ज्ञान निकालना, खुद सेंस लगाना, खुद अपना ज्ञान निकालना अर्थापत्ति कहलाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल भाई, देवदत्त, देखिए अभी आप खुद निकाल लोगे। देवदत्त, मैं बताऊंगा नहीं आपको, ज्ञान आपको खुद हो जाएगा। देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है। देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है, किंतु मोटा हो रहा है। अरे आपने कहा सर कैसी बात कर रहे हो, देवदत्त तो दिन में खाना नहीं खाता है फिर भी मोटा हो रहा है। अरे दिन में खाना नहीं खाता है देवदत्त फिर भी मोटा हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि देवदत्त फिर रात में खाना खा रहा है, ज्यादा खाना खा रहा है। देवदत्त रात में खाना खाता है, कोई बात ही नहीं है, ये ज्ञान मिल गया हमको। ऐसे हमने निचोड़ लिया ज्ञान, अपने अर्थ की उत्पत्ति हमने खुद कर ली, ये भी एक तरीका है। तो आप अपने दोस्त के घर गए और आपने दरवाजा लगा हुआ था, अंदर से आवाज दी, उसका नाम सोहन था। सोहन कहाँ हूं, अंदर से आवाज आई सोहन घर पे नहीं है, तो हमें ज्ञान प्राप्त हो गया कि वो कहीं बाहर गया है। बात समझ में आ रही है? अगर कोई व्यक्ति कह रहा है मैं चोर नहीं हूं, इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि मैं ईमानदार हूं, ज्ञान निकाल लिया हमने, कोई बात ही नहीं। इस तरीके से अर्थापत्ति। चलिए अगला तरीका भारतीय दर्शन कहता है अनुपलब्धि। भारतीय दर्शन कहता है ज्ञान प्राप्त करने का अंतिम तरीका है नॉन कॉम्प्रिहेंसिव, और नॉन कॉम्प्रिहेंसिव अनुपलब्धि का मतलब होता है अभाव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। दोस्तों देखिए, हमें ना बचपन से मेरे घर पे ना मेरे पापा जो हैं वो मुझे कहते थे कि कमी से ही व्यक्ति सबसे अच्छा सीखता है, सबसे बेहतरीन नॉलेज तुम्हें अभाव में आता है, कमी सबसे बेहतर सिखाती है, अभाव से प्राप्त ज्ञान। किसी चीज की जब हमें कमी होती है ना, तो जो हमें नॉलेज मिलता है उसकी बात ही अलग। और मैंने कई बार ऑफलाइन क्लास में भी कहा है कि पता नहीं, अगर आपको स्टूडेंट बनना है तो कमियां का होना बहुत जरूरी है लाइफ में, कमी का होना बहुत जरूरी है। पैसों की कमी, सुविधाओं की कमी, समय की कमी, हर चीज की कमी। हाँ, नॉलेज की कमी से काम नहीं चलेगा, और हाँ नॉलेज जो है वो धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है, नॉलेज की कमी भी चाहिए शुरू में, कमी नहीं रहेगी ना आप स्वीकार ही नहीं करोगे। तो कमी का होना बहुत जरूरी, अच्छी पढ़ाई करने के लिए कमी का होना बहुत जरूरी। अगर आपके पास सारी सुविधाएं रहेगी आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो ये अगर लाइफ में कमी है तो उसे पॉजिटिव सेंस से देखना शुरू करो कि बहुत अच्छा है कि कमी है, उस वजह से हम इतना पढ़ पा रहे हैं, उस वजह से इतना फोकस्ड है हम, उस वजह से इतना सीरियस है अपने प्रोफेशन को लेकर, अदरवाइज हम भी वही कर रहे होते बहुत सारे लोगों की तरह। तो भारतीय दर्शन कहता है कमी से भी ज्ञान मिल सकता है। जैसे मैंने अगर आपको कह दिया, मैंने या किसी ने मुझसे पूछा है ना, किसी ने मुझसे पूछा सर आत्मा क्या होती है, आत्मा क्या होती है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो मैंने कहा भाई, मैं उस व्यक्ति को एक मरे हुए शरीर के पास लेकर गया और मैंने कहा मृत शरीर में जो नहीं है, मैंने कहा मृत शरीर में जिसका अभाव होता है वो आत्मा होती है। ये मिल गया ज्ञान, आत्मा क्या होती है। मैंने कहा मरे हुए शरीर में जिसका अभाव होता है उसे आत्मा कहते हैं। आपने पूछा सर शेर क्या होता है, मैं कहा जो घर में नहीं है वो शेर। पर ये ज्यादा अच्छा, मृत शरीर में जिसका अभाव है वो क्या है, आत्मा। तो ये 6 तरीके भाई भारतीय दर्शन बताते हैं। जल्दी से भाई मुझे ना जल्दी से बताओ, क्या इतनी बातचीत समझ में आई है भाई? इस क्लास में एथिक्स की क्लास में वोकल रहा करो, इस क्लास में मुझे बताते रहा करो कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि लाइव, अगर मैं बेसिकली तुम्हें बताऊं तो लाइव फिलॉसफी के लिए ही हम आए हैं। और देखिए, और अगर आप पहले ऑफलाइन पढ़ चुके हो ना, तो वहां से कम 25% बेहतर कंटेंट तुम्हें ऑनलाइन में मिलने वाला है। यार भाई ऑफलाइन में क्या ही बताएं हम, प्रॉब्लम ऑफलाइन से नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम ऑफलाइन से है, पर ऑफलाइन के सिस्टम से थोड़ी प्रॉब्लम अब क्रिएट होने लगी। ठीक है,
ओपनली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ऑफलाइन कोचिंग में जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो केवल प्रॉफिट देखते हैं अपना। उन्हें कोई मतलब नहीं फैकल्टी से और उन्हें कोई मतलब नहीं स्टूडेंट से। उन्हें अपनी ईएमआई भरनी होती है, अपनी लग्जरी करनी होती है, अपनी चीजें करनी होती है, अपने बच्चों को पालना होता है। वो बस अपना अपना देखते हैं और हर कोचिंग का यही रूल है। और अच्छी खासी फीस ले लेते हैं और ना वो अपने ये कह लो फैकल्टी को पैसे देना पसंद करते हैं प्रॉपरली। एक तो समय पे नहीं देते, एक तो पर्याप्त नहीं देते हैं, दूसरा स्टूडेंट्स को सुविधाएं नहीं देते हैं। तो वही बात है कि जिसे पैसा देना चाहिए उसे पैसा नहीं देते और जिन्हें सुविधाएं देना चाहिए उन्हें सुविधाएं नहीं देते हैं। तो फिर कुल मिलाकर हमने वहां ये तय किया कि अब वहां वही पढ़ाया जाए जिस जो वो डिजर्व करते हैं। और देखिए इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है और ना कोई फैकल्टी की गलती है। तो अब क्या कर सकते हैं, और वो कहते भी हैं, सारे सारे मैनेजर्स डायरेक्टर का यही कहना है कि उतना ही पढ़ाइए कि बस बच्चे विरोध ना करें, बच्चों को ये ना लगे कि कम पढ़ाया जा रहा है, उन्हें ज्यादा मत पढ़ाइए। मतलब समझ में आ रही बात है कि अगर किसी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए 2 लीटर पानी चाहिए तो उसे 4 मत दो, उसे 2 दे दो, तो उसे ये भी ना लगे कि पानी कम है, और उसे ज्यादा भी मत दो कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है ना। हमने ये जो प्लेटफॉर्म शुरू किया, ये जो बिलीवर बैच बनाया, ये इसलिए बनाया कि अपनी मर्जी से अपने लेवल पर जाकर अपने एफर्ट लगाकर हम जितना बेस्ट कर सकते हैं वो करें। ये बातें हैं। और प्राइस प्राइस उस हिसाब से रखे गए हैं कि कॉस्ट निकल जाए। फिलहाल कॉस्ट, नो डाउट कॉस्ट तो आती है ना, ये निकल जाए। तो ये पर्पस है। तो इसलिए वोकल रहना बहुत जरूरी है इस क्लास में। मैं चाहता हूं कि आप इसका रिवीजन भी करें। तो देखो बहुत बढ़िया है ना, बीना, अंकिता, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलें फिलहाल आगे चलते हैं और देखो थोड़ा सा पहले ना पीछे चलते हैं। और हमने ये देखा था कि हम ज्ञान प्राप्ति के साधन पढ़ रहे थे और भारतीय दर्शन कह रहा है प्रमा प्राप्त करने के साधन प्रमाण कहलाते हैं। और ठीक है, प्रमाण कहलाते हैं, प्रमाण 6 होते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमा, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। प्रत्यक्ष मतलब इंद्रियों से मिला ज्ञान सीधे। अनुमान मतलब प्रत्यक्ष के बाद मिला ज्ञान अनुमान। शब्द यानी कि लिखी हुई सुनी हुई बातें। उपमा मतलब कंपेयर करके मिला ज्ञान। अर्थापत्ति मतलब खुद अर्थ की उत्पत्ति करना, लेकिन ये कब, जब दो विरोधी बातें प्रस्तुत हो रही हो। जैसे देवदत्त खाना नहीं खाता फिर भी मोटा हो रहा, विरोधी बातें नहीं है क्या। और अनुपलब्धि यानी कि नॉन कॉम्प्रिहेंसिव, अभाव से मिला ज्ञान। अब देखो ठीक है, ठीक है भाई, संस्कार तुम्हें समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। और बस मुश्किल से 5-6 मिनट, 12 पर हम क्लास खत्म कर देंगे, 12 पर क्लास खत्म कर लेंगे। और अगर आपको टाइम टेबल को लेकर अगर जरा सी भी कोई दिक्कत है, प्लीज मैसेज कर देना, किसी भी तरीके से मुझे बता देना, देन हम अपने लिए एक सुटेबल टाइम भी ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल आओ इधर और देखो कि भाई भारतीय दर्शन तो 6 तरीके बताता है, विदेशी दर्शन क्या कहता है। दोस्तों विदेशी दर्शन कहता है ज्ञान प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। विदेशी दर्शन क्या कहता है, ज्ञान प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। विदेशी दर्शन 2 तरीके बताता है, 6 नहीं बताता। ये क्या कहता है, 2 तरीके होते हैं ज्ञान प्राप्त करने के। अरे यार, ज्ञान प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, 2। पहला तरीका कहलाता है अनुभववाद। दोस्तों पहला तरीका क्या कहलाता है, अनुभववाद कहलाता है। अनुभववाद मतलब इसे कहा जाता है इम्पीरिसिज्म। क्या कहा जाता है, इसको इम्पीरिसिज्म बोलते हैं, अनुभववाद को। और दूसरा होता है बुद्धिवाद। विदेशी दर्शन क्या कहता है, ज्ञान प्राप्त करने का दूसरा तरीका है बुद्धिवाद, मतलब रैशनलिज्म। ये 2 तरीके। भाई भारतीय दर्शन 6 बातें करता है क्योंकि हमारा दर्शन ज्यादा गहरा है, और ये विदेशी दर्शन 2 बातें करता है। विदेशी दर्शन कहता है कि अगर तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है, अगर तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है तो विदेशी दार्शनिक 2 भागों में बटे हुए हैं। कुछ विदेशी दार्शनिक ये कहते हैं कि ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है। ज्ञान किससे प्राप्त होता है, ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है, केवल अनुभव से प्राप्त होता है। यानी कि पहले आपको किसी भी चीज का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो जब आप एक बार एक्सपीरियंस ले लोगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो ज्ञान बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही। विदेशी दार्शनिक 2 भागों में बटे हुए हैं। विदेशी दार्शनिक में जो इंपिरिसिज्म यानी अनुभववादी होते हैं, वो क्या कहते हैं कि पहले आप किसी भी चीज का एक्सपीरियंस ले लो, और जब आप किसी चीज का एक्सपीरियंस ले लेते हो
तो वो एक्सपीरियंस ही आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ज्ञान केवल किससे प्राप्त किया जाएगा, इंद्रियों से, क्योंकि अनुभव किससे मिलता है, अनुभव किससे मिलता है, जल्दी से बताइए। किसी भी चीज का एक्सपीरियंस किससे मिलता है, आपको सेंसेस से मिलता है। आपके बॉडी के जो सेंसरी ऑर्गन है वही तो आपको एक्सपीरियंस करवाते हैं, ठंडा गर्म अच्छा बुरा ये वो दुनिया भर की चीजें। अरे देखोगे सुनोगे छुओगे टच करोगे खाओगे पियोगे उसी से तो पता चलेगा। तो इंद्रियों से मिलने वाला अनुभव ही ज्ञान होता है। मतलब ज्ञान पहले से नहीं होता, जैसे जैसे अनुभव होते चले जाता है वैसे वैसे ज्ञान मिलता है। अब देखो ये बातें तो है फालतू, मैं तो नहीं मानता अनुभव से ज्ञान नहीं। क्योंकि देखिए जीवन में ना हमेशा ध्यान रखना, हर बड़ा व्यक्ति हर बुजुर्ग व्यक्ति सही कह रहा हो ये जरूरी नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास उम्र अगर ज्यादा है, अनुभव ज्यादा है तो ज्ञान भी ज्यादा होगा। क्योंकि जो मूर्ख लोग हैं, जो जवानी में मूर्ख रहे होंगे वो भी तो बूढ़े हो गए होंगे, तो फिर हर बूढ़ा व्यक्ति कैसे ज्ञानी हो गया, तो मूर्ख ही था। कहने की बात यह है, और कुछ लोगों को रियलाइज होता ही नहीं। लेकिन देखिए बात वही है घुमा फिरा के कि कुछ विदेशी दार्शनिक ये कहते हैं, कुछ विदेशी दार्शनिक ये कहते हैं कि जो ज्ञान है वो अनुभव से प्राप्त नहीं होता, ज्ञान अनुभव से नहीं बल्कि बुद्धि से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, बुद्धि से। और ऐसे लोगों को बुद्धिवादी लोग कहा जाता है। ये लोग कहते हैं कि आपको अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो पहले बुद्धि लगानी पड़ेगी, और जब बुद्धि लगाओगे तो अपने आप वो बुद्धि किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ज्ञान में, और फिर आपको किसी भी चीज का अनुभव होगा। जब आपको किसी चीज का ज्ञान ही नहीं है तो आपको किसी चीज का अनुभव कैसे हो सकता है। अरे आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है जीवन क्या होता है, आपको पता ही नहीं है ब्रह्म क्या होता है, आपको पता ही नहीं, तो आपको काहे का अनुभव होगा, किसी का अनुभव नहीं होगा। तो एक कोई अबोध बालक है, अरे एक अबोध बालक है, अबोध बालक को आपने दुनिया की सबसे अच्छी चाय पिलवा दी, सबसे अच्छी बिस्किट खिला दी, उसको कुछ ज्ञान हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। ये लोग कहते हैं पहले से बुद्धि होनी चाहिए, जब बुद्धि होती है तो ज्ञान होता है, और ज्ञान होता है तो आप किसी भी चीज का क्या ले पाते हो, एक्सपीरियंस ले पाते हो। और ये बात तो काफी हद तक सही भी, आप देखो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास बुद्धि बहुत कम है, ज्ञान बहुत कम है। आज हम संसारिक जीवन की बात, कहाँ चीजों का एक्सपीरियंस ले पाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि ये भी चीजें मौजूद है दुनिया में। आज भी भारत के लोगों को ये नहीं पता कि अब हम जो है एक वॉशिंग मशीन होती है, बर्तन धोने की मशीन आ गई है, कपड़े धोने की मशीन आ गई है, रोबोट्स आ गए हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार आ गई है। उसके लिए पहले से नॉलेज होना जरूरी है ना, एक्सपीरियंस तो बाद में भी ले सकते हो आप, या एक्सपीरियंस का आपको सही एक्सपीरियंस तब हो जाएगा जब आपके पास बुद्धि रहेगी। तो वही बात है, जानवर इंसान के बराबर थोड़ी ना एक्सपीरियंस ले सकते हैं क्योंकि बुद्धि ही नहीं। तो वही बात ये लोग करते हैं, मतलब ये लोग कहते हैं कि ज्ञान इंद्रियों से नहीं मिलता, ज्ञान इंद्रियों से नहीं मिलता, ज्ञान मिलता है लॉजिक से, तर्क से। तो ये तर्क से प्राप्त भी बोलते हैं, ज्ञान किससे मिलता है, तर्क से। तो देखो वेस्टर्न फिलॉसफी सिंपल है, वेस्टर्न फिलॉसफी कहती है ज्ञान प्राप्त करने के दो साधन हैं, इंपेरिसिज्म और रैशनलिज्म। भारतीय दर्शन 6 बताता है भाई। तो यही तो ज्ञान मीमांसा है। आज की क्लास में केवल हमने एपिस्टेमोलॉजी पढ़ी है, कल हम मेटाफिजिक्स पढ़ेंगे, कल हम क्या पढ़ेंगे, तत्व मीमांसा। इसलिए मैं कह रहा था शुरुआत की 2-3 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपके फंडामेंटल रेडी होंगे। जल्दी से वापस आ जाइए। और हमने आज यहां से पढ़ाई शुरू की थी, आज हम एपिस्टेमोलॉजी पर बात कर रहे थे, और हमने कहा था ज्ञान की खोज करना ही ज्ञान मीमांसा कहलाता है। कुछ हमारे प्रश्न होते हैं, प्रश्न ये होते हैं कि ज्ञान क्या है, ज्ञान प्राप्ति कैसे करते हैं, ज्ञान की सीमा क्या है। ठीक है, ज्ञान क्या है ये हमने पहली स्लाइड में देखा, और ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं ये दूसरी स्लाइड में देखा। देन उसके बाद फिर मैंने आपको भारतीय प्रमाणों के बारे में समझाया। ठीक है, तो ये बातें कहलाती है भाई ज्ञान मीमांसा। तो आज की क्लास में तो इतना ही रखेंगे हम, और कल फिर मिलेंगे अपन बढ़िया 8 बजे से लेकर लगभग 12 तो बज ही जाएंगे अब। और अगर कोई टाइम टेबल को लेकर तुम्हें बातचीत करनी है तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना। और वही विनम्र अपील है कि प्लीज अपने आसपास के लोगों को बताइए, उन्हें डेमो दिखाइए, उन्हें नोट्स दिखाइए, और उन्हें बताइए कि अपना समय और अपने पैसे बर्बाद करने के बजाय उन सही जगह पे इन्वेस्ट करो जहां पर सिंसियर तरीके से पढ़ाई होती है। वरना वही है,
हजारों में फीस देते रहेंगे और वही 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़कर परेशान होते रहेंगे, है ना? वही बातचीत है। और चलो, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसका एनोटेशन जरूर रेडी कर लेना, क्लास को एक बार थोड़ा फिर से देख लेना, और हम मिलते हैं कल। चले, मैं थोड़ा सा वेट भी कर रहा हूं, अगर किसी को कुछ कहना है तो जल्दी से चैट में कह लो। और ये चैट देखो, अगर आप इस क्लास को नहीं लगाओगे, मतलब जिन लोगों ने नहीं लगाई है लाइव क्लास, तो ये क्लास अपने आप, इस क्लास के बाद अपने आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखने आएंगे तो उन्हें तुम्हारी चैट नहीं दिखाई देती है, क्योंकि चैट लाइव खत्म होते ही चैट भी ऑटो डिलीट हो जाती है। ठीक है, अच्छी बात ये है। चलिए, तो अगर कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछिए, अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो जल्दी से बोलिए, देन फिर हम क्लास को दी एंड करते हैं। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, फिर कल मिलते हैं 8 बजे। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।